हेलो बच्चों, अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे लवक या प्लास्टिड। यह कोशिका का जो अंगक होता है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और पादप कोशिकाओं में जो हरित लवक पाया जाता है, यहाँ पे हरित लवक की संरचना दी गई है। इसमें हरित लवक जो होता है यह भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें देख रहे हैं जैसा बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली दोनों होता है, तो इसलिए यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और इसमें ग्रेनम उपस्थित होते हैं जो आपकी थैलेकॉइड को, ये जो सिक्के की तरह संरचना पाई जाती है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे समांतर क्रम में सजी रहती है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड को जोड़ने का काम, एक थैलेकॉइड से दूसरे थैलेकॉइड को जोड़ने का जो काम होता है वह ग्रेनम करता है। और यह जो होता है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं पाइप की तरह संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम। और उसके बाद से फिर ये हिस्सा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पीठिका या पटेलिका। तो बच्चों, ये रहा आपका हरित लवक का स्ट्रक्चर जो आपके प्लांट सेल में उपस्थित होता है। और लवक जो होते हैं पौधों में वर्ण की उपस्थिति के आधार पर वे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है बड़ी लवक और तीसरा होता है अबड़ी लवक। हरित लवक यह जो होता है हरित लवक यह पर्णहरित वर्णक होता है और इसमें कैरोटीनॉइड वर्णक मिले होते हैं। हरित लवक जो होता है पर्णहरित लवक होता है और इसमें कैरोटीनॉइड मिले होते हैं। कैरोटीनॉइड का काम क्या होता है? यह प्रकाश संश्लेषण में पौधे को मदद करता है और प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित या संचित करके स्टोर करके रखने का काम करता है। और उसके बाद से देखेंगे दूसरा जो होगा बड़ी लवक। तो बड़ी लवक में जो कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, हरित लवक में जो कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं वो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि वह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और प्रकाश ऊर्जा को संचित करने का काम करता है, एकत्रित करने का काम करता है। लेकिन बड़ी लवक जो होता है इसमें जो कैरोटीनॉइड पाया जाता है वह कैरोटीनॉइड वसा में विलय होता है। यानी कि बड़ी लवक में ग्रीन कलर या हरे कलर को छोड़ करके जितने भी कलर आपके आते हैं, जैसे आपके फ्लावर्स के कलर हैं प्लांट में, तो कैरोटीनॉइड ये जो होता है आपका ये वसा में विलय होता है बड़ी लवक का। और इसमें कलर जो होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कैरोटीन है, जैंथोफिल है और अन्य दूसरे वर्णक इसमें पाए जाते हैं। वर्णक के रूप में क्या होगा? कैरोटीन, जैंथोफिल और भी होते हैं, जैसे कि इनकी वजह से कलर क्या मिलता है पौधों को? लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, पर्पल कलर हो गया। ये सारे कलर जो होते हैं आपके इसमें आते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे अबड़ी लवक। अबड़ी लवक जो होता है ये आकार में विभिन्न तरह के होते हैं और इनका साइज भी अलग अलग होता है। अबड़ी लवक का मुख्य काम जो होता है वह खाद्य पदार्थों को संचय करना। और इसमें खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से अबड़ी लवक जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, 3 तरह के चीजों का संचय होता है आपके अबड़ी लवक में। जैसे कि मंड लवक जो होते हैं जो स्टार्च का संग्रह करते हैं, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। जैसे आलू में हम लोग देख सकते हैं। वसा जो होता है वो तेल लवक के द्वारा तेल या वसा का संचय होता है। और उसके बाद से प्रोटीन लवक के द्वारा प्रोटीन का संचय होता है। ये तीनों जो होते हैं आपके कहाँ होते हैं? अबड़ी लवक में। अब देखेंगे बच्चों कि जो आपका ये हरित लवक होता है, इस हरित लवक में लंबाई जो होती है वह 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है वह 2 से 4 माइक्रोमीटर की होती है। और प्रत्येक कोशिका में पादप
के या पौधों की प्रत्येक कोशिका में जो इसकी संख्या होती है हरित लवक की, वह 20 से 40% की होती है। जैसे कि आपके क्लेमाइडोमोनास एक हरित सवाल है, उसमें आपका 20 से 40% प्रति कोशिका आपका ये हरित लवक की संख्या पाई जाती है, इसकी मात्रा उसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट है बच्चों, कि जो ये थैलेकोइड होता है, इस थैलेकोइड में हम लोग देख सकते हैं सिक्के की तरह संरचना एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेकोइड। लेकिन इसमें एक वचन में या सिंगुलर में हम लोग सिंगल को बोलते हैं ग्रेनम। तो बच्चों ये रहा आपका हरित लवक, जो आपके पादप कोशिका का अंगक है या प्लांट सेल में उपस्थित होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और इसमें हरित लवक में अपने खुद के आरएनए, वर्णाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए और उसके साथ साथ आपके राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का प्रोटीन संश्लेषण होता है, वैसे ही जो आपका हरित लवक होता है इसमें भी अपना स्वयं का राइबोसोम उपस्थित होता है, यानी इसमें भी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। राइबोसोम और वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका हरित लवक। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके पहले कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में झिल्ली रहित अंगक है, यानी कि यह बिना झिल्ली के पाया जाता है, इसमें किसी से कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। कोशिका में भी स्वतंत्र अवस्था में होता है। उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक या अंतर्द्रव्य जालिका पर भी स्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित है। हरित लवक में हम लोग पढ़े ही हैं। तो ये राइबोसोम जहाँ भी हम लोगों ने देखा, मुख्यतः इसका काम क्या था? प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम। राइबोसोम की खोज जॉर्ज बैलेट ने 1953 में किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद से इन्होंने देखा कि कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में छोटी छोटी सूक्ष्म कणिकाएं हैं जो झिल्ली रहित है, मतलब बिना झिल्ली के स्वतंत्र अवस्था में कोशिका द्रव्य में पाई गई, और इन्होंने इसको राइबोसोम का नाम दिया। राइबोसोम जो होता है वह राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। यह दो तरह का होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी 80S और 70S टाइप के राइबोसोम्स। तो इसमें आपका जो राइबोसोम S है वह निर्धारित करता है स्वेड वर्ग इकाई को, यानी स्वेड वर्ग इकाई का मतलब है कि आपका अवसादन गुणांक, स्वेद वर्ग इकाई जो है यह अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। स्वेद वर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। जो अपरोक्ष रूप से आपके राइबोसोम के आकार और घनत्व को प्रदर्शित करता है। जो भी आपका स्वेद वर्ग इकाई है यह अपरोक्ष रूप से जो आपका राइबोसोम होता है इसके आकार और घनत्व को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि जो आपका राइबोसोम का वर्ग है वो हम लोग जानते हैं
कोशिका के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है, या जहाँ पे द्रव्य की तरह संरचना होती है उस हिस्से पे आपका पक्षवात पाया जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर की सहायता से देखेंगे। तो बच्चों ये हम लोग देखेंगे पक्षमाभ व कशाभिका, फ्लैगेला, सिलिया या फ्लैगेला। तो ये जो आपका फिगर है या जो आपकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन ये उसका सेक्शन है, आंतरिक संरचना है आपके सिलिया या फ्लैगेला का, जिसमें जीव द्रव्य झिल्ली होता है और उसके बाद से केंद्रीय अक्षांश उपस्थित होता है। किनारों पर जो होती है परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और दो अंदर की तरफ केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। परिधीय मतलब कि जो जीव द्रव्य झिल्ली के साइड में पाई जाती है उन नलिकाओं को हम लोग कहते हैं परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, और जो नलिकाएं केंद्र में पाई जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं। और उसके बाद से जो ये परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, यहाँ से एक अरीय दंड निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं अरीय दंड। जो ये आवरण होता है, इस आवरण से आपके परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद से फिर जो आपकी दो परिधीय नलिकाओं को जोड़ने का काम करता है, बीच में दो परिधीय नलिकाओं को जो हिस्सा जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरांतरिक सेतु। यानी अंतरांतरिक सेतु का मतलब कि यह दो परिधीय नलिकाओं को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और उसके बाद से जो पक्षमाभ या कशाभिका होता है, ये कोशिकाओं के बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं। पक्षमाभ जो होता है यह कोशिका के बाहरी हिस्से में पाए जाने वाले जो द्रव होते हैं उसमें कोशिका को गति देने में सहायक होता है, जबकि कशाभिका जो होते हैं वे अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग आकार और संरचना के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में अलग, यूकैरियोटिक में इनका स्ट्रक्चर संरचना अलग होता है, लेकिन कार्य जो इनका होता है ये भी कोशिका को मोशन देने का काम करते हैं। और ये आपका फ्लैगेला के आंतरिक संरचना में जो परिधीय सूक्ष्म नलिका होती है और केंद्रीय सूक्ष्म नलिका होती है, इन दोनों को मिला करके हम लोग 9+2 प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। 9+2 प्रणाली का मतलब कि जो आपकी परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये संख्या में टोटल कितनी होती है? 9 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होती है। और केंद्रीय जो होगा वो क्या होगा? 2। केंद्रीय सूक्ष्म नलिका जो होता है यह आपके आंतरिक आवरण से क्या होता है? ढका होता है। और जो बाहरी वाला होता है हिस्सा ये जीव द्रव्य झिल्ली से क्या होता है? घिरी हुई अवस्था में उपस्थित होता है। तो बच्चों ये है आपका पक्षमाभ व कशाभिका। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे तारक काय। तारक काय जो होता है यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और जब कोशिका विभाजन होता है, जंतु कोशिकाओं की जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तब तारक काय जो होता है वह तर्क रूपी संरचना का निर्माण करता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट तारक काय जो होता है इसका निर्माण दो बेलनाकार संरचनाएं मिल करके करती हैं और जिसे तारक केंद्र कहते हैं। और तारक की काय का जो फ्रंट या अग्रभाग होता है, अग्र हिस्सा होता है, यह प्रोटीन से निर्मित होता है या प्रोटीन का बना
कि जो ये संरचनाएं होती हैं 9, इसको हम लोग परिधीय ट्यूबुलिन सूत्र कहते हैं। और जैसे कि बैलगाड़ी का पहिया होता है, दिखने में उस तरह की संरचनाएं फ्रंट से दिखती हैं। और इसमें क्या होते हैं, जो 2 होते हैं बताएं अभी, एक क्या होता है ऐसे स्थिर होता है, इसके ऊर्ध्वाधर की तरफ स्थित होता है। और कोशिका विभाजन के टाइम में जो तारक काय होते हैं वो कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं या कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। वनली वन किसमें, जंतु कोशिकाओं में। तो बच्चों ये रहा आपका तारक केंद्र या तारक काय। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जो आपके कोशिका का मुख्य पार्ट्स होता है या कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ को लिए हुए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका द्रव्य के जितने भी अंगक आपके होते हैं, कोशिका के, वह कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त उपस्थित होते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है वह कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली के साथ उपस्थित होता है। और यह जो केंद्रक होता है इसमें का जो केंद्रक झिल्ली होता है इसमें अनेक छोटे छोटे माइन्यूट बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसके बाहर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, क्योंकि कोशिका द्रव्य में उपस्थित है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए या इसके बाहरी जो मतलब पर्यावरण है, वायुमंडल है या बाहर का हिस्सा, केंद्रक के बाहर के हिस्से की जो चीजें अंदर आने वाली है उसको आने देता है। और उसके साथ साथ इसमें जो आपके केंद्रक द्रव्य से कुछ चीजें मतलब एक तरह से कह लेंगे कि जो छिद्र होते हैं वह आदान प्रदान के काम में उपयोगी होते हैं। और उसके साथ साथ यह जो केंद्रक होता है, केंद्रक में एक छोटा सा गोल संरचना उपस्थित होता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि आरएनए हम लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होता है, क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद से आरएनए भी होता है और आरएनए राइबो न्यूक्लियस से बने होते हैं। तो राइबोसोम, अधिकतर जो राइबोसोम आपके होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी होता है। तो राइबोसोम अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, आरएनए के निर्माण में उपयोगी होते हैं। वह हिस्सा जो होता है आपका यहाँ पे होता है, यानी कि इसके हिसाब से जिस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है उस कोशिका का जो केंद्रिका होता है वह बड़ा होता है अपेक्षाकृत उन कोशिकाओं के जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है। क्योंकि केंद्रिका में जो आपके राइबोसोम उपस्थित होते हैं वही क्या करते हैं, आपके प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं और आरएनए निर्माण में भी वे उपयोगी होते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे कि जो आपका कोशिका होता है, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र उपस्थित होता है और बाहरी आवरण जो होता है जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यह दोहरी परत के या 2 परत में उपस्थित होता है। दोनों परतों
गुणसूत्र जो होता है आपके केंद्रक द्रव्य में उपस्थित, ये इसको हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्रोमैटिन के धागे की तरह संरचना उपस्थित होती है आपके केंद्रक द्रव्य में, और इसका निर्माण जो होता है वह कुछ डीएनए और क्षारीय प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। उस क्षारीय प्रोटीन में एक प्रोटीन आता है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिससे मिलकर के आपका क्रोमैटिन धागे जो होते हैं बने होते हैं, जो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और मनुष्य की कोशिकाओं में जो आपका ये गुणसूत्र या क्रोमैटिन होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या आपके मनुष्य के कोशिकाओं में 23 जोड़ी यानी संख्या में 46 या 46 होती है। उसके बाद से देखेंगे बच्चों कि जो ये आपका गुणसूत्र होता है, यह आपके बिंदुओं की उपस्थिति के आधार पर, गुणसूत्र में बिंदुओं की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो बच्चों देखेंगे हम लोग केंद्रक में पढ़ रहे हैं कि केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र उपस्थित होता है, जो क्रोमैटिन धागे की तरह संरचना होती है या क्रोमैटिन धागे का बना होता है। और जो क्रोमैटिन धागा होता है उसका निर्माण डीएनए और कुछ क्षारीय प्रोटीन या क्षारीय अम्लों से होता है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन से भी निर्मित होता है। तो गुणसूत्र जो आपका होता है आपके केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जब गुणसूत्र का जो मुख्य बिंदु होता है, यहाँ पे एक बिंब की तरह एक और संरचना ऐसे पाई जाती है साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे सैटेलाइट, और सैटेलाइट और गुणसूत्र के बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक संकीर्ण। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक संकीर्ण। जैसे कि आपका ये गुणसूत्र हो गया और ये सैटेलाइट, इसके बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक संकीर्ण। वैसे ही गुणसूत्र के स्टार्टिंग में जो गुणसूत्र बिंदु होता है, यहाँ पर एक बिंब की तरह संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोर, और उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण। अब देखेंगे बच्चों कि बिंदुओं के आधार पर, गुणसूत्र बिंदुओं के आधार पर जो आपका गुणसूत्र होता है वह मुख्यतः 4 तरह का होता है। मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, तीसरा होता है अग्र बिंदु, और चौथा होता है अंत केंद्री। मध्य केंद्री को बोलते हैं मेटासेंट्रिक, उपमध्य केंद्री को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, अग्र बिंदु को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और अंत केंद्री को बोलते हैं फीबोसेंट्रिक। तो इसके ये दो नाम हैं। अब देखेंगे मध्य केंद्री कौन सा होता है। ये आपका है मध्य केंद्री। मध्य केंद्री में जो गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं वो दोनों तरफ एक समान होती हैं। ऊपर का भी हिस्सा और नीचे का भी हिस्सा दोनों एक समान होगा, और एकदम गुणसूत्र के मिडिल पॉइंट पे या मध्य बिंदु पर गुणसूत्र बिंदु स्थित होता है या मध्य भाग में। और
कोशिका द्रव्य में। इसके बाद से नेक्स्ट हिस्सा है बच्चों, ये आपका रहा केंद्रक। केंद्रक के बाद से हम लोग देखेंगे माइक्रो बॉडी या सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय क्या होता है बच्चों? हम लोग देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे थैलियां पाई जाती हैं और यह कोशिका द्रव्य में वितरित अवस्था में होती हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम और फिलक होते हैं या एंजाइम भरे होते हैं। यह जो होता है जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो बच्चों ये रहा हमारा लेसन नंबर 8, जो प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, उसके एक एक अंगक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अंगक में जो प्लांट सेल में आता है वो भी बताया गया है, जो आपके जंतु कोशिकाओं में आता है वो भी बताया गया है। लेकिन कुछ अंगक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है और कुछ ऐसे हैं जो पौधे में पाए जाते हैं तो जंतु में नहीं। उस तरह के एक एक अंगक आपको लिख के नोट्स बनाने हैं। फिगर जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का बनाना है। हम टॉपिक पढ़ाए हैं, इसमें फिगर बना नहीं पाए हैं, इसलिए आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर बनाना है कॉपी में और उसको नोट्स बना के तैयार करना है। थैंक्स फॉर ऑल।